नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी चैनल पे। तो ट्रेनीज, आज का ये जो वीडियो लेक्चर है आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो लेक्चर में हमने जो पूरा भारत स्किल कवर किया है उसमें से 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आए हैं। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन की मदद से हमारा पूर्ण प्रयत्न रहेगा कि जो भी पूरा सिलेबस है उसको कवर कर पाएँ और आपको कम समय में एग्जाम के लिए एक अच्छा क्वालिटी मटेरियल दे पाएँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस मटेरियल को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने मॉक टेस्ट लॉन्च किया था और आपको बताया था कि आप इसमें अपनी तैयारी जान सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने 25 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए थे। तो इस यही वो क्वेश्चंस हैं, इन्हीं के माध्यम से हम ये वीडियो कवर करेंगे। इस वीडियो में पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक हो गया, तो जब आप लिंक खोलेंगे तो इस तरह से आपका खुल जाएगा। ये जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस हैं इसका लिंक पीडीएफ में भी मेरी कोशिश रहेगी अवेलेबल करा दूं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा मॉक टेस्ट है जहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने स्टेट का नाम लिख दिया है, यहाँ पे आप अपनी ट्रेड चूज कर सकते हैं जिस भी ट्रेड से आप हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरह से हमारे क्वेश्चन से आ जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में कहता है विच इज द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण का नियम क्या है। तो पहला ऑप्शन है घर्षण बल संपर्क सतहों की प्रकृति पे निर्भर नहीं करता। एकदम गलत ऑप्शन। जो हमारा घर्षण बल होता है किस तरह की संपर्क सतहें हैं, ठीक है, उन पे निर्भर करता है। अगर आप रोड में फ्रिक्शन देखेंगे अलग होगा, अगर आप रेलवे में रेल्स के बीच में देंगे फ्रिक्शन तो अलग होगा। तो जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है संपर्क सतहों पे निर्भर करता है। एक क्वेश्चन इसमें आपको घुमा के और पूछ सकता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, जैसे हिंदी में हम घर्षण गुणांक कहते हैं, उसकी वैल्यू किस पे निर्भर करती है। तो उसकी वैल्यू भी याद रखिएगा, घर्षण बल जो संपर्क सतहें होती हैं उनकी प्रकृति पे निर्भर करती है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में कहता है घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एकदम गलत। ठीक है, गलत दिया है क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है हमारी अभिलंब प्रतिक्रिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, समानुपाती रिलेशन में होता है। अगले उसमें कहता है घर्षण बल गति की दिशा में कार्य करता है। एकदम गलत है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो घर्षण बल होता है उसकी दिशा क्या होती है। तो घर्षण बल की हमारी दिशा क्या होती है, जो जिस भी डायरेक्शन हमारी बॉडी मूव करेगी, मान लीजिए अगर हमारी बॉडी इधर को मूव करने के प्रयत्न कर रही है तो घर्षण बल उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो घर्षण बल हमारी इस दिशा में लगेगा। तो घर्षण बल की दिशा क्या होती है, जिस भी दिशा में हमारी बॉडी मूव करेगी उसके अपोजिट। लास्ट ऑप्शन है घर्षण बल संपर्क सतहों के आकार और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। एकदम करेक्ट। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा घर्षण नियम है। अगले क्वेश्चन में कहता है विच इज यूजफुल फ्रिक्शन। देखिए, जो भारत स्किल है उसमें इस तरह के दो क्वेश्चन है, एक है यूजफुल फ्रिक्शन और दूसरा है हार्मफुल फ्रिक्शन। यूजफुल फ्रिक्शन क्या होगा, वो फ्रिक्शन जो हमारे काम का होगा उसको हम बोल देंगे यूजफुल फ्रिक्शन। जैसे ब्रेक शू लाइनिंग है इसका सही आंसर। ब्रेक शू लाइनिंग से आप समझ सकते हैं जो आपकी साइकिल होती है, साइकिल में जो आप ब्रेक्स लगाते हैं, ठीक है, वो जो ब्रेक्स है वो टायर और ब्रेक के बीच में घर्षण पैदा होता है, जिससे हमारी जो साइकिल का टायर है या फिर साइकिल है उसकी रफ्तार कम होती है। तो हमारे काम का घर्षण है तो उसको हमने उपयोगी फ्रिक्शन कह दिया। इसी तरह से जो फ्रिक्शन हमारे को नुकसान पहुंचाएगा या हमारे काम का नहीं होगा उसको हम बोल देंगे हार्मफुल फ्रिक्शन। अगले क्वेश्चन में कहता है विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चयन कीजिए। देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का जिसको हमने बहुत डिटेल में कवर किया था। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, उच्चतम सीमा होती है फ्रिक्शन की। आप ये समझ लीजिए कि वो अधिकतम फ्रिक्शन की वैल्यू होती है जो कोई बॉडी ऑफर कर सकती है। ठीक है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन, आप एक साइड में लिमिटिंग फ्रिक्शन रखिए, रोलिंग फ्रिक्शन रखिए और स्लाइडिंग फ्रिक्शन रखिए, तो सबसे ज्यादा वैल्यू याद रखिएगा किसकी होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन की होगी। ठीक हो गया, तब जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब देखिए, पहले कोई ऑप्शन में कहता है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एकदम गलत, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। दूसरे ऑप्शन में कहता है रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एकदम गलत। पहले क्या होता है ना, जब टायर का इन्वेंशन नहीं हुआ था व्हील्स का, तब जो भी हमारी जो व्हीकल्स होती थी स्लाइड करके चलती थी। ठीक है, तो स्लाइडिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई भी चीज है, ठीक है, मान लीजिए आप कोई ठेला खींच रहे हैं, आपने इसमें व्हील नहीं लगाए, आप इसको सीधे ऐसे खींच रहे हैं,
अभी आपको ज़्यादा अपनी फोर्स लगाना पड़ेगा या फिर अब लगाना पड़ेगा, बताइए। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या आ जाते हैं, जब आपके टायर लग जाते हैं, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, जब आपके इसमें टायर नहीं थे। तो ये भी ऑप्शन गलत है। अगले ऑप्शन में कहता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये ऑप्शन सही है। जो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। अगले क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसमें आपको बताना है कि जो घर्षण कोण है वो कौन सा है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था जो हमारा अभिलंब प्रतिक्रिया होती है ना, जो ये आपको आर से शो हो रही है, ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया होती है और यहाँ पे जो हमारा घर्षण बल है, इनका एक रिजल्टेंट होता है एस। तो इसके बीच में जो हमारा एंगल बनता है, ये वाला जो हमारा एंगल है, एंगल आर ओ एस, इसको हम बोलते हैं घर्षण कोण। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। जो हमारा ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल आर ओ एस, इसको हम बोलते हैं घर्षण कोण। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास 35 kg। देखिए, घर्षण मैंने आपको बताया था मात्र 2 फॉर्मूले हैं जिनसे न्यूमेरिकल आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। एक है एफ इक्वल्स टू म्यू आर। ठीक है, केवल आपको इतना याद रखना है, एफ इक्वल्स टू म्यू आर। अब कभी आपसे एफ पूछ देगा, म्यू और आर दे देगा। ठीक है, कभी आपसे म्यू पूछ देगा, एफ और आर दे देगा। कभी आपसे आर पूछ देगा, एफ और म्यू की वैल्यू दे देगा। इस क्वेश्चन में हमको क्या है, म्यू की वैल्यू निकालनी है, जबकि एफ और आर की वैल्यू हमको दी गई है। तो देखिए, चेंज करेंगे तो ये बनेगा। अब देखिए, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू कितनी है, 30 है। ठीक, और आर की वैल्यू कितनी है, 35 kg है। ठीक है, इसे सही से लिख लेते हैं। तो म्यू का फॉर्मूला क्या बना, एफ अपॉन आर। फोर्स है हमारा 30 और आर की वैल्यू कितनी है, 35 kg में है। ठीक है, अगर आप 35 kg को न्यूटन में चेंज करेंगे, 1 kg की वैल्यू दी है 10 न्यूटन के बराबर, तो इसका मतलब 35 kg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 इंटू 10 न्यूटन। इसका मतलब 350 लेंगे यहाँ पे, तो इससे ये कैंसिल हुआ। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका कितना आएगा, 0.0857 वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर। देखिए, हमको एक अर्धवृत्त दिया है और हमसे पूछा है कि उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पे होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये देखिए, अगर आप किसी सर्कल को आधा बनाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। वृत्त का आधा अर्धवृत्त। अब देखिए, अर्धवृत्त का अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 4r/3π। बस इसे सॉल्व कर लेंगे। अगर व्यास आपका 12 सेंटीमीटर है तो आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर अपॉन 3 इंटू पाई। पाई का मान कितना है, 22/7। बस सॉल्व कर लेंगे, 3 2 जा 6, 2 11 जा, तो बनेगा 4 7 जा 28/11। इसे आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 2.54 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो बालक हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके मन में बहुत ज़्यादा एक डर व्याप्त है। डरने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद करना है, 4r/3π। ठीक है, सेमी सर्कल का आपका गुरुत्व केंद्र निकल गया, 1 मिनट भी नहीं लगा इसको करने में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 2.54 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन में कहता है विच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जांपल इज अ कोन रेस्टिंग ऑन इट्स टिप। अब देखिए, अगर कोई कोन है, ठीक है, वो अपनी टिप पे खड़ी हुई है, तो ये किसका उदाहरण होगा, ये होता है हमारा अस्थायी इक्विलिब्रियम का। अस्थायी इक्विलिब्रियम में क्या है, अगर मान लीजिए ये कोई कोन, इस तरह से कोई कोन खड़ी है, ठीक है, अगर आप मान लीजिए इसको इस तरह से धक्का देंगे तो क्या होगा, ये इसी डायरेक्शन में इसके गिर जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं अस्थायी इक्विलिब्रियम। स्थायी इक्विलिब्रियम में क्या होती है, जो बॉडी होती है अपनी अवस्था में वापस आती है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि उस कोन का, उस संतुलन का नाम क्या है जब कोन अपने बेस पे खड़ी हुई है। अब मान लीजिए अगर कोन को आपने इस तरह से बेस पे रखा है, अब अगर आप इसको हल्का सा इधर से फोर्स लगाएंगे तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी। तो ये किसका उदाहरण होता है, ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। तीसरे इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो बॉडी है उसको आप जितना मूव कराएंगे उतना ही मूव करेगी। ठीक है, मान लीजिए हमने कोन को ऐसे रख दिया, अगर आप इसको अब जितना मूव कराएंगे उतना ही मूव करेगी। तो ये किसका उदाहरण होता है, ये होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का।
अगले क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कोन बेस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 50 सेंटीमीटर। देखिए अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है किसकी, कोन की, तो उसका सीधा सा फॉर्मूला है h/4। उसमें आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि उसका आधार कितना है, आपको उसकी केवल मतलब उसकी ऊंचाई कितनी है। तो इस क्वेश्चन में हमारी हाइट कितनी है, 50 है, तो कितना आएगा 50/4। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 50/4 को सॉल्व करेंगे, 2 2 4 25, तो आएगा 12.5 सेंटीमीटर इसका आंसर। ये देखिए एक एक क्वेश्चन आपको उसमें थोड़ा मैं कहूँगा जो एरिया वाला आपका चैप्टर है उसमें थोड़ा हटके एक टॉपिक आता है सिम्पसन्स रूल। ये केवल आपको निमी की बुक में मिलेगा और कोई भी दूसरी बुक में मुझे सिम्पसन्स रूल नहीं मिला। देखिए सिम्पसन्स रूल थोड़ा टफ आप कह सकते हैं, थोड़ा टफ है। इसको आप कैसे करेंगे, आपको इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए सिम्पसन्स रूल में क्या है, आपको जो भी सबसे बड़ा ऑप्शन दिखेगा ना, इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे सिम्पसन्स रूल में, जो भी सबसे बड़ा ऑप्शन होगा आप उसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है, वही सिम्पसन्स रूल होगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, ये हमारा सिम्पसन्स रूल है, इसको आप याद कर सकते हैं तो बहुत बेटर है। नहीं तो उसका तरीका यही है कि आपको सिंपली जो h/3 y1 + y7 + 4 इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ये हमारा सिम्पसन्स रूल होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द इरेगुलर सरफेसेस। देखिए इस तरह से हमारे पास एक सरफेस दिया है और हमको इसका एरिया पूछा है। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो ये हमारा सरफेस है, ठीक है। अगर मान लीजिए जो हमारा सरफेस है ये इस तरह का ही होता, हमने इसमें से ये नहीं काटे होते 4 सेक्टर इसके, तो अब इसका एरिया क्या होता, 80 × 60, ठीक है। तो प्रीवियस एरिया इसका क्या था हमारे पास, अगर मैं इसके प्रीवियस एरिया की बात करता हूँ तो वो आएगा 80 × 60, 8 6 48 00, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इसमें इस तरह से 4 सेक्टर काट दिए, तो एरिया ऑफ कट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कट एक का निकाल लें पहले हम, ठीक है। ये होगा θ/360 × πr², ठीक हो गया। अब देखिए जब आप इसमें थीटा आप इसमें काटेंगे तो ये कितना होता है, 90 एंगल पे होता है हमारा स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पे एंगल हमारा होगा 90/360 × पाई। पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 × r²। अब देखिए इसमें रेडियस हमको कितनी दी है, यहाँ पे रेडियस हमको दी है 20 mm। ये देख रहे हैं, इसमें हमको रेडियस दी है 20 mm, तो 20 × 20, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। 90 10 × 90 4 × 2 2 × 4 2 10 × 20, तो कितना आ गया 314 मिलीमीटर स्क्वायर एक सेक्टर का हमारा एरिया आया है, ठीक है। ये 314 मिलीमीटर स्क्वायर का है। तो ऐसे ही 4 सेक्टर का एरिया क्या होगा हमारा, 4 × 314, 4 4 × 16, 4 1 × 4 5, 4 3 × 12, तो 1256 आया, ठीक है। अब हमने क्या किया है, ये जो हमारा ये वाला एरिया था इससे हमने इसको काट दिया है, तो बचे हुए का एरिया क्या आ जाएगा, 10 में 6 काटा 4, 9 में से 5 काटा 4, 7 में 2 काटा 5, ठीक है, 3 में से काट 4 में से काटा 3, तो 3544 मिलीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आना चाहिए, ठीक हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर हुज पैरामीटर इज 64.8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 12.4 सेंटीमीटर। एक त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई क्या होगी जिसका परिमाप भी हमको दिया है और त्रिज्या भी हमको दी गई है। देखिए जो हमारा सेक्टर होता है ना, सेक्टर क्या होता है, देखिए जब हम आप लोग पिज़्ज़ा आजकल बहुत ऐड आते हैं पिज़्ज़ा के, तो जो पिज़्ज़ा का एक पीस होता है ना, बेसिकली आप उसको एक सेक्टर समझ सकते हैं, ठीक है। सर्कल से जब आप इस तरह का पीस निकाल लेते हैं, जो आपका पिज़्ज़ा हो गया पूरा सर्कल हो गया, और जब आपने उससे इस तरह का पीस काट के निकाल लिया तो ये आपका सेक्टर हो गया, ठीक है। इसमें जो इसका जो ये वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं आर्क, और जो वाला पार्ट होता है ये होती है हमारी रेडियस। तो देखिए अब इसका हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये इस तरह से हमारा सेक्टर था, ये इसकी रेडियस हो गई और इसकी आर्क हो गई। अब अगर आप इसको गौर से देखेंगे, ठीक है,
तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बनेगा, L+R+R बनेगा। ठीक है, जो हमको कितना दिया है 64.8 सेंटीमीटर दिया है। तो इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 64.8, रेडियस हमको कितनी दी है 12.4 सेंटीमीटर दी है। तो इंटू 2 करेंगे कितना आएगा, 2 4 जाए 2 2 जा 4, 24.8 आ गया 64। ठीक है, तो लेंथ हमारी कितनी आएगी 64.8 माइनस 24.8, 8 में से 0, 4 में से 4 0, 6 में से 2 का 4, तो आर्क की लंबाई हमारी कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, सिंपली आर्क का पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया, R+R+L, L+2R हमारा किसका फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर का, किसका, आर्क का, आर्क ऑफ अ सेक्टर। तो ये 40 सेंटीमीटर का आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द इरेगुलर सरफेस। देखिए सिंपल सा हमको एक इरेगुलर सरफेस दिया गया है, ये देखिए इस तरह से एक इरेगुलर सरफेस है। ठीक है, इसका आपको एरिया पूछा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 100 है, ये कितना है 10 है। अगर इसको मैं एरिया नंबर 1 कहूँ, इसको एरिया नंबर 2 कह रहा हूँ। ठीक है, ये हमको 18 दिया गया है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है ये 100 नहीं दी गई है, ये कितनी है, ये 90 दी गई है। कई बच्चे इसको इस यहीं पे फंसेंगे और गलत ऑप्शन में टिक करेंगे। तो अगर मैं एरिया ऑफ पार्ट 1 की बात करूं तो ये कितना होगा 100 इंटू 10 होगा, 1000 ये आ गया। और इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ पार्ट 2 का, एरिया ऑफ पार्ट 2 होगा 90 इंटू 18, 9। ठीक है, इसे सॉल्व करिए, 9 8 जा 72, 9 1 जा 9 प्लस 7 16, तो 1620 इसका आंसर आ गया। अब अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो उस पूरे एरिया का एरिया निकल जाएगा। तो 1620 प्लस 1000 026, तो 2620 इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 625 की पावर 0। इसको डिग्री मत समझिएगा, पेपर में दिखेगा आपको, तो ये है 0। देखिए अलजेब्रा में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर किसी की भी वैल्यू 0 हो, किसी की भी घात में 0 हो, तो उसका मान कितना होता है 1। ठीक है, याद, कोई भी आपको नंबर दे दे, अगर उसकी घात 0 कह दी तो उसका आंसर होता है 1। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 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 दिस। देखिए जब भी पावर इस तरह से होती है तो क्या होती है, इनटू हो जाती है। तो इसके वैल्यू क्या आएगी, A1 + 2 + 3 + 4, 3 + 4, तो सारी पावर्स को उनकी ऐड कर दीजिए। तो 4 3 7 8 9 और 10, तो इसका आंसर आ गया A⁻10। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट आर द 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इफ देयर सम इज 42। अगर वो 3 लगातार आने वाली संख्याएं क्या होंगी जिनका सम क्या होगा 42 होगा। तो देखिए अगर हमको 3, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए जिसमें आपसे पूछा जाए कि वो 3 लगातार आने वाली संख्याएं कौन सी है, तो उन संख्याओं को हम क्या मानते हैं, एक होगी x, दूसरी होगी x+1 और तीसरी होगी x+2। ठीक है, तीसरी होगी x+2। देखिए पहली संख्या होगी हमारी x, दूसरी हो गई x+1 और तीसरी क्या हो गई x+2 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 42। हमने 3 संख्या मानी थी, पहली है x, दूसरी है x+1 और तीसरी है x+2। अब हमसे कहा है कि ये जो 3 संख्याएं हैं इनका जोड़ कितना है 42 के बराबर है। तो इन सबको जोड़िए, x + x + x 3x + 2 + 1 3 इक्वल्स टू 42, 3x इक्वल्स टू 42 - 3, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई 39, तो x की वैल्यू आ गई 3 1 जा 3 13। तो हमारी फर्स्ट डिजिट क्या होगी, पहली संख्या हमारी हो गई 13, दूसरी कितनी हो गई, ये हो गई हमारी 13, दूसरी क्या हो गई 13 + 1 14 और तीसरी क्या हो गई 15। तो 13 14 15 इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में कहता है विच टाइप ऑफ स्ट्रेस। ये देखिए आपको 2 क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, इन 2 में से कोई एक क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है।
पहला क्वेश्चन आपको तो ये पूछ सकता है कि रिवेट्स में कौन सा फोर्स लगता है, या फिर दूसरे क्वेश्चन में आपको इस तरह का रिवेट का डायग्राम दे देगा, ठीक है, और आपसे पूछेगा ये किस तरह का स्ट्रेस है। तो ध्यान रखिएगा, एक कर्तन प्रतिबल है, इसको हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। अगर आपसे पूछे कि रिवेट्स में कौन सा स्ट्रेस लगता है या फोर्स लगता है, तो उसमें आप क्या कहेंगे, शेयर स्ट्रेस लगता है। अगले क्वेश्चन में कहता है विच लॉ स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस नियम के अनुसार प्रत्यास्था सीमा के अंदर जो प्रतिबल होता है विकृति के समानुपाती होता है। तो ये होता है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इस तरह के क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं इसलिए हैं क्योंकि ये इस तरह के ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई, इन सारे मिला के भारत स्किल की जो पीडीएफ है उसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अगर एक आपको इस जैसा क्वेश्चन दिख जाए तो आप बिल्कुल भी हैरान मत होइएगा। तो आपको ए बी सी डी पांचों के ही नाम पता होने चाहिए, ठीक है। फिलहाल हमसे सी पॉइंट का नाम पूछा है, तो सी पॉइंट होता है हमारा यील्ड पॉइंट, ठीक है। जो ए पॉइंट होता है हमारा वो होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ए पॉइंट को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, समानुपाती सीमा। बी पॉइंट होता है हमारा इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्था सीमा, ठीक है। सी पॉइंट हमारा होता है यील्ड पॉइंट, और डी पॉइंट हमारा होता है अल्टीमेट लोड, जिसको उच्चतम प्रतिबल भी बोलते हैं, और जो लास्ट में ई पॉइंट है इसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, त्रुटन प्रतिबल। तो ये पांचों पॉइंट आपको पता होने चाहिए, इनमें से आपको एक ना एक दिखने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। देखिए, ये इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्टीमेट स्ट्रेस, उच्चतम प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल के अनुपात को क्या कहते हैं, तो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इफ अ स्टील इज हीटेड फॉर अबाउट 723 डिग्री सेल्सियस। ये हीट ट्रीटमेंट वाला जो चैप्टर उससे क्वेश्चन है कि 723 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, तो होता है ऑस्टेनाइट। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेम्परिंग। हम टेम्परिंग क्यों करते हैं स्टील को, ठीक है, तो हम करते हैं भंगुरता दूर करने के लिए। जब भी हम किसी चीज़ की हार्डनिंग करते हैं तो उसमें भंगुरता आती है, भंगुरता दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस इफ अ प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 572 विद अ प्रॉफिट ऑफ 72। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, मगर कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, ये कह रहा है क्रय मूल्य क्या होगा अगर किसी वस्तु को 570 रुपये में 72 रुपये के लाभ के साथ बेचा जाता है, ठीक है। देखिए, जो प्रॉफिट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमको क्या दिया है, प्रॉफिट कितना दिया है, 72 दिया है, ठीक है, और उसको बेचा कितने में, 572 में, माइनस सीपी। तो बस इसे सॉल्व कर लीजिए, 72 माइनस 572 इक्वल्स टू माइनस सीपी। सॉल्व करेंगे इससे कितना आएगा, -500 इक्वल्स टू माइनस सीपी। इससे कटा तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई। तो उसका आंसर कितना हो गया, 500 हो गया। वैसे भी आप इसको कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी सामान को 572 रुपये में बेचा है और आपने उसमें 72 रुपये का लाभ लिया है, ठीक है, तो आपको बताना है कि उसकी ओरिजिनल कीमत कितनी थी, तो सीधी सी बात है 500 रुपये होगी। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 बोर्ड्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बोर्ड्स। देखिए, ये जो क्वेश्चन था, ये भारत स्किल में जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर था, इसका सबसे थोड़ा कहूँ ट्रिकी क्वेश्चन था। लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए, ये कह रहा है जो 16 बोल्ट्स का सीपी है, ठीक है, जो 16 बोल्ट्स का सीपी है किसके बराबर है, एसपी ऑफ 12 बोल्ट्स, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन में दिया है सीपी ऑफ 16 बोल्ट्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 12 बोल्ट। तो अगर मैं एक बोल्ट के एसपी की बात करूं तो किसके बराबर होगा, 16/12 और सीपी होगा। सिंपल सी बात है, इसको मैंने यहाँ सेंड कर दिया। तो एक बोल्ट का एसपी किसके बराबर आ गया, 16/12 और सीपी। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, हमसे कहता है अगर
16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, अब देखिए एसपी क्या है हमारा, एसपी की हमने यहाँ से वैल्यू निकाली थी 16/12 सीपी, 16/12 सीपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। बस इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 16 सीपी माइनस 12 सीपी, ठीक है, अपॉन 12 सीपी इंटू 100। 16 में से 12 गया कितना आया, 4 सीपी अपॉन 12 सीपी इंटू 100। सीपी से सीपी कैंसिल, 4 3 12 तो आएगा 100/3। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 33.33। तो इसका आंसर कितना हो गया 33.33। अगले क्वेश्चन में कहता है किसी कंपोनेंट को बनाने की अनुमानित लागत क्या होगी यदि कंपोनेंट में 8 ड्रिल होल 10 mm व्यास के और 4 M6 टैप किए जाने हो जिनकी लागत ₹8 प्रति ड्रिल्ड होल और ₹12 प्रति टैप और ड्रिल के लिए है। देखिए ये जो पूरा चैप्टर है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये मेरी कोशिश रहेगी आपको जल्दी से अपलोड भी कर दूं चैनल पे। इसमें क्या है, इसमें आपको कभी कंप्यूटर की असेंबली दे देगा कि हार्ड कीबोर्ड इतने का है, माउस इतने का है, सीपीयू इतने का है, तो पूरे कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी होगी। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए इसमें क्या दिया है कि वो वोल्टेज पूछ लिया रूम के कि अगर पंखा इतने वॉट का है, लाइट इतने वॉट की है, तो टोटल वॉट कमरे में कितना खर्च हो रहा है। ठीक है, सिंपल सा है। वैसे इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ इसने पूछी है। इसमें हमको एस्टिमेशन कॉस्ट निकालनी है, 8 ड्रिल्ड होल हमको करने हैं, ठीक है, और 8 ड्रिल्ड होल की कॉस्ट कितनी है, ₹80 है। ₹8 के हिसाब से 8 ड्रिल्ड होल करने हैं तो कितने हो गए 64 हो गए। और कितने टैप करने हैं, 4 हमको टैप करने हैं। एक टैप की कॉस्ट कितनी है 12, ठीक है, एक कॉस्ट की टैप कितनी है, एक टैप करने की कॉस्ट 12 है तो 4 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 4 × 12, 4 2 8 48। बस इन्हें ऐड कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा 8 4 12 6 4 10 और 11, तो 112 इसका आंसर आ गया। इसी तरह के सिंपल से क्वेश्चन आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग में मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन ओवर एस्टिमेट। देखिए जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग वाला चैप्टर है ना, इसमें आपको एस्टिमेशन के बारे में बताया गया है। तो एस्टिमेशन क्या होता है, हमारा अनुमान होता है, हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई चीज़ हमारा कितने बजट में हो जाएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, ठीक है, वो पार्टी के लिए आपने बजट बनाया कि 2000 रुपये में आपकी पार्टी हो जाएगी, मगर जो आपका पार्टी का बजट है वो आपका 1500 रुपये में ही निपट गया। ठीक है, तो आपने उसका क्या किया था, आपने उसका ओवर एस्टिमेट ले लिया, तो उसको हम बोलेंगे ओवर एस्टिमेट। जब आपका बजट आपको ज़्यादा हो गया तो उसको बोलेंगे ओवर एस्टिमेट। अब मान लीजिए जब आपने बजट बनाया था 2000 का और पार्टी में आपका खर्चा बैठ गया 2500 रुपये का, तो ये आपका हो गया अंडर एस्टिमेट। आपने जो उसकी असल लागत थी उसका आप सही आकलन नहीं कर पाए, आपने उसका अंडर एस्टिमेट कर दिया। तो ओवर एस्टिमेट में क्या हो गया, व्हेन एन एस्टिमेट इज एक्सीडेड टू एक्चुअल एस्टिमेट, ठीक है, जब उसका ऊपर हो जाएगा उसको हम बोलेंगे ओवर एस्टिमेट। तो ये थे हमारे आज के 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भारत स्किल का सेट 1। ठीक है, इन प्रश्न को आप देखिए, और भी हमारे चैनल में बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं। आई होप जो आज की हमारी वीडियो थी उससे आपका जो पूरा सिलेबस है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, आप एग्ज़ाम अच्छा करके आएंगे। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट में क्लिक करके अपना स्कोर जान सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा छोटा सा एक फीडबैक फॉर्म ने रखा है, इसमें आपने कमेंट्स लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको हमारे फॉर्म कैसा रखा। ठीक है, फिर जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको आपका स्कोर यहाँ पे क्लिक करते ही मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अगर क्लिक करूँ तो देखिए जैसे अभी सारे आंसर सही है तो 50 में से 50 स्कोर आया है। तो इस तरह से आपके सारे आंसर ये बताएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। जो गलत ऑप्शन होंगे उसका सही आंसर क्या है, और उसके जो सही वीडियो लिंक भी आपको प्रोवाइड करेगा जिससे जाके आप उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको जो ये आज की हमारी वीडियो थी अच्छी लगी होगी, और आपको जो हमारा भारत स्किल से काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। हमारी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।